जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एस्टेट परीक्षा को देखते हुए आप सभी के लिए शिक्षण कला यानी टीचिंग स्किल की एक ऐसी यूट्यूब की यूनिक वीडियो जिससे पेपर नहीं होगा दोस्तों बाहर, क्योंकि सुपर 50 क्वेश्चंस केवल और केवल शिक्षण कला से जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे तेज वीडियो को एग्जाम के पहले देखिए और मजा आने वाला है, क्योंकि व्याख्या भी सबसे तेज होगी। हर क्वेश्चन को 10 सेकेंड में उड़ाना है। ये पहली क्लास और अंतिम क्लास समझ लीजिएगा। अगर पहली बार है शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो प्यार के साथ सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया दोस्तों किसने कहा है? अगर हम द्विमुखी प्रक्रिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एडम्स ने कहा है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। जब भी हम द्विमुखी और त्रिमुखी की बात करते हैं तो द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षण को कहा तो है, लेकिन उसमें क्या होंगे? उसमें एक शिक्षक होगा और उसमें एक शिक्षार्थी होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एडम्स ने अपनी शिक्षण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है, उसमें पहला क्या है? ध्रुव भैया शिक्षक है, और दूसरा क्या है? शिक्षार्थी, यानी शिक्षक पढ़ाएगा, शिक्षार्थी पढ़ेगा। अगला प्रश्न अगर थोड़ा सा बदल जाए तो आप क्या मारेंगे? याद रखिएगा, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जब भी हम दोस्तों बात करते हैं कि टीचिंग मेथड की, टीचिंग प्रोसेस में देखा जाए तो थ्री वे किसने माने हैं? अब आपको पता है, एडम की हमने बात करी कि भाई पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान द्विध्रुव होते हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है, एक आपका शिक्षार्थी होता है। लेकिन क्वेश्चन बदला और क्वेश्चन में यह आया कि भाई जॉन डीवी ये कहते हैं कि भाई एडम साहब, हम आपको नहीं मानते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के द्विध्रुव नहीं होते हैं, बल्कि होता है क्या? त्रिमुखी होता है, त्रिध्रुव होते हैं। और त्रिमुखी कह लो, त्रिध्रुव कह लो, तो एक ही बात है। उसमें क्या बढ़ा दिया डीवी ने? तो शिक्षण प्रक्रिया के तीन मुखी यानी तीन ध्रुव होते हैं। पहला शिक्षक होता है, ये आपके एडम्स के ही एक दो हैं, लेकिन इनमें डीवी साहब ने तीन बढ़ा दिए। एक पाठ्यक्रम बोला कि भैया शिक्षक तो पढ़ाएगा, शिक्षार्थी पढ़ेगा, लेकिन इसके मध्य जो काम करेगा वो पाठ्यक्रम पढ़ेगा क्या? बात तो है पढ़ने और पढ़ाने की बात नहीं, लेकिन पढ़ेगा क्या? तो पाठ्यक्रम जोड़ दिया भैया डीवी साहब ने, तो इसलिए इस विकल्प का आंसर डी जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। थर्ड नंबर देखिए, शिक्षण के चर किसने बताए? रायवर्न, बी के पासी, ग्लेसर और स्मिथ। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप बात करते हो क्या चर की बात करते हो, तो हमेशा याद रखो स्मिथ ने बताए। कितने बताए प्यारे? तो स्मिथ ने तीन चरों की बात करी है। तीन चरों में कौन कौन से? स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है और मध्यस्थ चर है। स्वतंत्र चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र चर कौन सा होता है? एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो स्वतंत्र चर होता है प्यारे, क्या होता है? हमेशा याद रखना है कि शिक्षक होता है, आश्रित चर जो है शिक्षार्थी होता है, मध्यस्थ चर जो होता है पाठ्यक्रम होता है। ठीक है ना? अब तीन कॉन्सेप्ट तो आपके पूरे क्लियर हो गए। आ जाओ चौथा कॉन्सेप्ट जान लो। अब देखिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि विकल्प के ऊपर विकल्प मिलेंगे, शुरू से उठा रहे अंत तक ले जाएंगे। कोई भी बहन भाई ये नहीं कहेगा कि हां सर इस वीडियो में कतई झोल है। मैं ये कहता हूं कि हमने बच्चों के साथ जीवन शुरू किया अपना, हमने टीचिंग लाइन में एक ऐसा परिवार मिलियंस बच्चों को पढ़ाया जो कहीं ना कहीं आप सब जानते हो इस बार पेपर यहां से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना? चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहां कहता है शिक्षण एक उद्देश्य उन्मुखी यानी उद्देश्य को प्राप्त करने वाला कौन सा यहां पर स्टेटमेंट देने वाला है? स्मिथ है, रायवर्न है, मॉरिसन है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा स्मिथ के साथ, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिन्होंने ये चर दिए हैं जो हम कहते हैं तीन चर में बटा हुआ है। चलो, एक बहुत स्टेटमेंट अच्छा, यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। मुझे लगता है यहां से बनेंगे क्वेश्चन। क्यों बनेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में सही जोड़े का चयन कीजिएगा। स्मृति स्तर की बात करें दोस्तों, हर्वर्ट ने दिया है क्या? बोध स्तर, अब यहां से चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो तैयारी हो जाते हैं। बोध स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने दिया है क्या? चिंतन स्तर किसने दिया? हंट ने दिया। अब बोध स्तर को समझ स्तर भी कहा जाता है, समझिए। स्मृति स्तर को हर्वर्ट ने दिया है। कल को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से स्तर को हर्वर्ट ने दिया है, तो स्मृति स्तर, या प्रश्न को सिंगल में पूछ ले कि स्मृति स्तर किसने दिया? हर्वर्ट ने दिया है। बोध स्तर या समझ स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। चिंतन स्तर किसने दिया? हंट ने दिया। तो ये विकल्प सभी सही है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे दोस्तों। टैक्सोनॉमी सिद्धांत यानी अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है? ये किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों किसकी पुस्तक जाएगी? ये पुस्तक भैया चली जाएगी ब्लूम के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चली जाएगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? जब पंचपदी प्रणाली की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 पदों में, देखिए
टैक्सोनॉमी सिद्धांत तो ब्लूम ने दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हर्वर्ट की बात करते हो आप, हर्वर्ट की बात करते हो तो हर्वर्ट ने स्मृति स्तर दिया है और हर्वर्ट ने ही क्या दिया है, पंचपदी प्रणाली दी है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा चरण स्मृति स्तर का नहीं है। अगर आप स्मृति स्तर की बात करते हो तो उसमें नहीं है तो आंसर प्रस्तुतिकरण होगा, क्या सामान्यीकरण होगा, खोज होगा या अनुप्रयोग होगा। तो आपको बता दें तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर ए मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहां पर समझने की बात है कौन सा नहीं पूछा गया, खोज नहीं है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। समझिए, अगर आप स्मृति स्तर की बात करोगे तो दिया किसने है, हर्वर्ट ने दिया। किसने दिया है, हर्वर्ट ने दिया है प्यारे, इस चीज को आपको याद रखना है। साथ ही साथ खोज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आते हैं 5 चीजें, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये सब आते हैं लेकिन खोज नहीं आता है। इनमें देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन खोज नहीं आपको मिला होगा। तो स्मृति स्तर के 5 अंग प्रमुख जो है माने जाते हैं, प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिसमें खोज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में किसने शिक्षण के सूत्र दिए। अब जब शिक्षण के सूत्र की बात करेंगे तो हर्वर्ट ने भी दिया भैया और कमेनियस ने भी दिया, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, सी के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी आपको 9 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब बनाने में ना दोस्तों बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सब बनाने का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा देना, आयोग क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से चीजों को हम यहां पर आपके सामने लाते हैं। सब 15-15 क्वेश्चन कराएंगे हम, एक ही बार में खत्म कर देंगे, 50 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। शिक्षण उद्देश्यों के संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा चरण नहीं आता है। तो आपको बता दें दोस्तों 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ हो जाएगा, वो अनुकरण के साथ हो जाएगा। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब आप टैक्सोनॉमी सिद्धांत पढ़ते हो, ब्लूम का सिद्धांत पढ़ते हो, तो उसमें होता है अनुप्रयोग, होता है बोध, होता है विश्लेषण, होता है संश्लेषण, होता है सब कुछ होता है, लेकिन अनुकरण नहीं होता है। यह अनुकरण पद्धति नहीं है दोस्तों, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दें, आ जाओ, क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ जाएगा। देखिए यहां पर अगर आप आओगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको समझने की जरूरत है कि क्या आपसे पूछ रहा है। प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निरूपण करना और संगठन, ये किसके भाग है। तो दोस्तों आप जब रिसीविंग की बात करते हो, रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस की बात करते हो, वैल्यूइंग की बात करते हो, तो ये क्या है, रिसीविंग प्रोसेस क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आपका किसके साथ है, ये भावात्मक डोमेन के साथ है, यानी ये अफेक्टिव डोमेन के साथ है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप लॉक कर देना। 12 नंबर, A set of mental structures which can be generalized are known as, मानसिक संरचनाओं का वह समूह जिसे सामान्यीकृत किया जा सकता है वो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है स्कीमा के साथ जाना जाता है। ऑप्शन ए चला जाएगा। यानी नई चीज को अगर हम दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम पियाजे का सिद्धांत पढ़ते थे तो आपको पता याद है ना, तो हम उस चीज को क्या करते थे, हम नई जानकारी को हम पुरानी जानकारी में जोड़ देते थे, हम कहते थे एसिमिलेशन हो जाता है। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जिसमें हम कहते हैं उसको सामान्यीकृत किया जाए तो स्कीमा, और किया दिया किसने है, पियाजे ने दिया है। 13 नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें। कहता है दोस्तों अगर पहले पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तो विकास के इस चरण के दौरान छोटे बच्चे मानसिक प्रतीकों का उपयोग करके अपने वातावरण का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। इन प्रतीकों में अक्सर शब्द और चित्र शामिल होते हैं। इस अवस्था में बच्चे विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्यों को लागू करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि गणित। तीसरा कहता है बच्चे नाटकीय खेल खेलने में व्यस्त होने लगते हैं। और चौथा कहता है इस अवस्था में बच्चे अक्सर स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित होते हैं। तो अब विकल्प आता है ए, बी, सी, डी, कौन सी अवस्था है। तो मुझे यहां पर जैसे हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर पियाजे से ये प्रश्न पूछ रहा है। अब बच्चा कहता है कि भैया यहां पर क्या है, सक्षम नहीं है। जैसे कि गणित में सक्षम नहीं होते। अब गणित में बच्चा कब सक्षम हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक में हो जाता है 7 से 11। अब जब सक्षम नहीं है तो मतलब इसके पहले वाली एज में होगा। और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 साल की होती है, मतलब 7 से 11 में गणित का प्रयोग कर लेता है, यहां नहीं कर पाता है। तो यहां पर हो जाएगा विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर हम 2 से 7 साल की बात करते हैं। और चारों अवस्थाएं किसकी हैं, ये हैं आपके पियाजे साहब की। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे का सिद्धांत आधारित है। अब बच्चे परेशान, कहता पियाजे का सिद्धांत जो आधारित है वो कैसे। याद रखना दोस्तों, पियाजे का जो सिद्धांत आधारित है वो है आपका, आप कहते ही क्या हो, आप कहते हो संज्ञानात्मक सिद्धांत। उस संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 यहां पर क्या दी, स्टेज दी हैं, और उनकी कहीं ना कहीं उनके बारे में बताया गया
ये कॉग्निटिव स्टेटमेंट की बात करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं तो कॉग्निटिव, देखिए प्राकृतिक पृष्ठभूमि को अगर थोड़ा सा अगर इंग्लिश कहें तो इंग्लिश थोड़ी सरल हो जाती। अब कॉग्निटिव को ही संज्ञानात्मक कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन आता है 15, मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखा में कौन सी शाखा मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों या असमंजित जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके समाधानों की खोज करता है। देखो जब वर्ड आ जाए दोस्तों पिछड़े, मानसिक और पिछड़े और असमंजित, मतलब जो समायोजित नहीं कर सकते, और जो समायोजित नहीं कर सकते वो दोस्तों आपको पता होगा कि जो पिछड़े होंगे मानसिक रूप से, जो बिल्कुल समायोजित नहीं कर सकते किसी चीज को, तो वो तो एबनॉर्मल हो जाएंगे ना, क्योंकि वो नॉर्मल है ही नहीं भैया, वो नॉर्मल तो है ही नहीं। और जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल, और उनकी स्टडी के लिए एबनॉर्मल जो है क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होनी चाहिए, यानी अनियमित मनोविज्ञान होनी चाहिए, इसलिए विकल्प बी जाएगा। बहुत से बच्चे प्रश्न गलत करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को छोड़ दो, मतलब किताब को छोड़ दोगे क्या, वीडियो तो एक अलग बात है। तो प्रश्न को गलत करने के हिसाब से आप ये भी तो जानेंगे कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो प्रश्न को सही करिए, क्योंकि यहीं से सारी चीजें बनती हैं। शिक्षण कला का मतलब होता है कि चीजें वहीं से बनेंगी जो सिलेबस में है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास, सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, एम के गांधी के द्वारा दी गई है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन मनोविज्ञान के विकासात्मक या अनुवांशिकी पद्धति से संबंधित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिकी वो होता है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी, जो हम अपने माता पिता या पूर्वजों से अपने गुण स्थानांतरित करके अपने शरीर में लाते हैं। और विकासात्मक का मतलब होता है कि हमारा जो विकास है, हमारा विकास क्या है, निरंतर चलता है। आइए देखते हैं। इस पद्धति का उपयोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क के मानव विकास और विकास के विभिन्न स्तर को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के व्यवहार और उनकी मानसिक क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोण का अध्ययन स्टडी करने के लिए किया जाता है। और कहता है दोस्तों, यहां पर कहता है इस पद्धति में प्रयोगकर्ता विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। तत्पश्चात विषय की वर्तमान स्थिति की जांच करता है। हमने कहा अगर 17 नंबर की बात करोगे तो दोस्तों यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो विकासात्मक या अनुवांशिकी जो पद्धति है, इस पद्धति का उपयोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क के मानव विकास और विकास के विभिन्न स्तरों का जो व्यवस्थित तरीका है उसके अध्ययन के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों याद रखिए, जब आप डेवलपमेंट और जेनेटिक मेथड की बात करते हो तो दोनों स्टेटमेंट डेवलपमेंट से जुड़ जाते हैं, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात आती है यहां पर सी विकल्प की, कि इस पद्धति में प्रयोगकर्ता विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी इकट्ठी करता है, माता पिता और परिवार के साथ जो पूरी जानकारी है। तो जानकारी का मतलब नहीं होता, शरीर में आए गुणों की बात होती है, और वो दोस्तों अवस्थाओं से ही आते हैं, इसलिए विकल्प क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ 18 नंबर। तो जानकारी एक अलग हो गया है ना, रूप रंग अगर देख रहे हो तो चलो ठीक है। रीड द फॉलोइंग टू फीचर्स कहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, ऑप्शंस तो यहां पर दिए गए हैं, क्या यहां पर दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कहता है यह मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बढ़ाती है। इसकी एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहा जाता है प्यारे। तो आपको पता होना चाहिए 18 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा दोस्तों किसके साथ, हमने कहा इसकी एक समय सीमा होती। तो एक समय सीमा किसकी होती है, हमारे शरीर का बढ़ना, हमारे हाथों और पैरों का जो है बढ़ना, हमारी लंबाई एक कहीं ना कहीं एक टाइम तक ही बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। हमारे विकास की बात करेंगे दोस्तों तो नहीं, क्योंकि विकास तो अनलिमिट होता है, लिमिट ही नहीं उसकी, इनफाइनाइट तक चलेगा दोस्तों, जब तक जिंदा है अपन, है ना। तो विकास नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीमा केवल हो सकती है मानव वृद्धि की, हो सकती है ह्यूमन ग्रोथ की हो सकती है, इसलिए विकल्प जाएगा वी के साथ। अगला, जोन्स ने केवल 3 चरणों में मानव विकास का अध्ययन किया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उनके अनुसार शैशवावस्था की बात अगर करेंगे दोस्तों तो हमें पता होना चाहिए कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जन्म से 5 साल तक चलती है, और जन्म से 5 साल तक चलेगी, उसके बाद 5 से 12 साल तक कौन चलेगी, 5 से 12 साल तक चलेगी दोस्तों बाल्यावस्था, और 12 से 18 साल तक चलेगी दोस्तों किशोरावस्था। ये क्या है, ये तीनों अवस्थाएं दी हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ये दी है आपके जोन्स ने। अब शैशवावस्था की बात कर रहा है तो जन्म से 5 साल, यानी क्या दिक्कत है, इसमें ऑप्शन मार दिया सी। अगले क्वेश्चन 20 नंबर पर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्या है, दिक्कत क्या है। एक शिशु प्रारंभिक अवस्था में अपने मुंह में सब कुछ रखता है, फिर वह अपने मुंह में केवल खाने योग्य चीजें ही रखता है जो उसके अनुभव पर निर्भर करती हैं। तत्पश्चात वह एक निश्चित उम्र में एक निश्चित विधि से भोजन खाना सीख लेता है। बच्चे का यह व्यवहार जो है संबंधित है दोस्तों
विकासात्मक अनुक्रम के सिद्धांत से, विकासात्मक की निश्चित दिशा सिद्धांत से, एक रूप प्रतिमान के सिद्धांत से, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत से। विकास हमेशा चलता है दोस्तों, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, और सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाएं जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, इसलिए विकल्प डी जाएगा। क्योंकि चीजें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रही हैं। कि बच्चा अपना मुंह जो है खोलता है, उसमें कुछ रखता है, उसके खाने योग्य चीजें ही रखता है ना, तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया, यानी जनरल टू स्पेसिफिक हम चल रहे हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वंशाणुओं में दो प्रकारों के कार्बनिक अणु डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए वंशाणुओं के केंद्र में स्थित होते हैं, आरएनए डीएनए की परिधि परिस्थित होता है, और डीएनए वंशानुगत लक्षणों के जो है विस्तार और प्रतिबिंबन का कार्य करते हैं। 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा किसके साथ? हमारा जाएगा आंसर नंबर डी के साथ। क्योंकि ये क्या है, यही दोस्तों डीएनए जो होते हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे जो हेरिडिटी वाले होते हैं, जेनेटिक होते हैं, ये लक्षण जो है हमारे शरीर में है, ये क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दिखाते हैं क्या फंक्शंस हैं क्या नहीं है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, शिशुओं का मस्तिष्क और भी मजबूत हो जाता है, इस स्तर पर कल्पना स्मृति के संकाय अधिक विकसित होते हैं और उनकी जिज्ञासा बहुत प्रबल हो जाती है। 22 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, शिशुओं का मस्तिष्क और भी मजबूत हो जाता है। कल्पना और स्मृति, कल्पना स्मृति का मतलब समझते हो, बच्चा देख लेता है कि भाई चांद को अगर देखा तो सोचने लगता है कि अगर चांद है, सूरज है, ये कितना दूर होंगे हमसे। कल्पना करता है, मन में कल्पना करता है, ज्यादा लगेगा तो पूछेगा मम्मी से, पापा से, दोस्त से, है ना, शिक्षक से। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम रात में चलते हैं तो चंद्रमा हमारे साथ क्यों चलता है, पानी में क्यों चलता है? इस तरीके से जो एज होती है वो 3 से 5 साल तक जो है कल्पना जागृत होने शुरू हो जाती है। यानी 3 साल के बाद जो है हम काल्पनिक जो है तर्क करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा 3 से 5। 23, वर्तमान में किस उम्र तक एक छात्र अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार एक शब्द या 2 शब्दों पर आधारित वाक्यों को पढ़ना शुरू कर देता है या लिखना भी शुरू कर देता है? तो जब भी आप लिखने की बात करोगे दोस्तों तो वो 4 वर्ष हो जाएगा। तो यार याद रखो कि जब भी आपकी बात करें एक शब्द या 2 शब्द पर आधारित लिखना और पढ़ना शुरू कर दे तो वो 4 साल का। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई भी चीज है तो आपने कहा कि सर खाना, तो ये बोलने लगेगा, तो ये खाना को पढ़ने लगेगा, खा और ना मिला के खाना, है ना, और इसको लिखने भी लगेगा, इसलिए विकल्प जाएगा, कैसा भी लिखे, टेढ़ा लिखे, उल्टा लिखेगा। 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है, इस अवस्था के दौरान सीखने की दर तेज होती है, इस स्तर पर ज्ञान विस्फोट होता है, यदि शिक्षा तदनुसार प्रदान नहीं की जाती है तो बाद में बच्चों की ज्ञान प्राप्ति में समस्या हो जाती है। क्या ऑप्शंस की बात करेंगे? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर ए और सी। तो आपको बता दें दोस्तों, यहां पर शैशवावस्था इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम लोग सीखते हैं जन्म से 5 साल, क्योंकि यही एक ऐसी एज है जिसको आदर्श काल कहा गया। जीवन का आदर्श काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। एक चीज हमेशा आपको और बता देते हैं हम, क्या हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बच्चे की डेवलपमेंट की बात होगी तो सबसे तेज विकास पूछा जाए तो शैशवावस्था मार देना। बच्चे की सबसे शारीरिक वृद्धि पूछी जाए कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि होती है तो मार देना। मानसिक विकास सबसे तेज भी शैशवावस्था में होता है तो भी मार देना। सबका आंसर शैशवावस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर एक और क्वेश्चन बड़ा मिलेगा, फिर इसके बाद थोड़े से सरल क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। सरल की बात तो कुछ नहीं होती, कठिन की बात कुछ नहीं होती है, बस सुपर 50 क्वेश्चन कर लेना है, एग्जाम में बैठ जाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाल्यावस्था के दौरान समूह प्रियता की प्रवृत्ति अधिक होती है, इस स्तर पर नैतिक विकास तेज होता है और बच्चों में आत्मसम्मान, सेवा और त्याग की भावनाओं का जन्म होता है। इस उम्र में बच्चों में प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा होती है और एक दूसरे से आगे निकलने में होड़ होती है। बिल्कुल सही बात है। और कौन सी अवस्था होगी बताओ? इस उम्र में लोकप्रिय नेता कलाकारों और खिलाड़ियों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। निम्नलिखित में कौन से बिंदु बाल्यावस्था के चरण है? तो आपको बता दें दोस्तों, जब बाल्यावस्था की बात होती है तो हमेशा आपको याद रखना है, देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था के दौरान समूह प्रियता की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय होती है। तो यहां तो स्टेटमेंट उसने दे दिया कि समूह प्रियता। अब मेरी बात समझो कि इस स्तर पर नैतिक विकास तेज होता है और बच्चों में आत्मसम्मान, सेवा और अब यहां पर कहता कौन सा नहीं है? अच्छा नहीं है पूछा है, बस इतना और ध्यान रखना, बाल्यावस्था के चरण से संबंधित नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट संबंधित है, क्योंकि गैंग एज कहा जाता है भैया सामूहिक अवस्था को, यानी बाल्यावस्था को। और आपको पता है कि दोस्तों जब आत्मसम्मान, सेवा की बात करते हो तो ये किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में ही नैतिक विकास होता है। जब 12 से 18 साल की बात करते हैं तो ये तो हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, हमसे भी पूछा है, नहीं है। तो या तो विकल्प ये होगा या तो विकल्प डी होगा।
इस उम्र में बच्चों में प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा होती है। मैंने कहा ये तो बाल्यावस्था में होता है, ये क्या है, ये बाल्यावस्था में होता है। बच्चा अपने आप को बहुत कुछ समझता है और चाहता है कि उसका समाज में सम्मान करें, तो ये क्या है, ये बाल्यावस्था का है। और कहता है उसमें जो है लोकप्रिय नेता, अब नेता कलाकार की बात करें तो ये भी 12 से 18 की बात करते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। तो 2 और 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही बैठते हैं, जो नहीं है बाल्यावस्था के। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। जब हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं है, अब वो जब कोई चीज़ सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में ले जाएंगे। हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे, उस चीज़ को विचारात्मक प्रक्रिया में। हाँ, शिक्षण के अंतर्गत अभिप्रेरणा नहीं आती क्योंकि मोटिवेशन जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षण के पहले की बात होती है, सीखने के पहले की बात होती है। 27 नंबर रेनफोर्समेंट से क्वेश्चन है। पुनर्वलन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का भाग है? तो पुनर्वलन की बात अगर करी जाए तो शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 50 क्वेश्चन दोस्तों कहीं नहीं एक साथ में मिलेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूं, नहीं मिलेंगे। 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको सब करा देंगे, 50 क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। पुनर्वलन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का भाग है दोस्तों? 27 नंबर की अगर बात करेंगे तो 27 नंबर का जो आंसर है, आंसर क्या जाएगा? अधिगम के साथ जाएगा, क्योंकि अधिगम में आप जानते हो रेनफोर्समेंट दिया जाता था। जब पुनर्वलन, जब अपन थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ो, उसके बाद जो है हम किसमें यूज़ करते हैं, स्किनर के पार्ट में पढ़ते हैं क्या, फिर उसके बाद पावलॉव पार्ट में पढ़ते हैं, तो हमें पता है रेनफोर्समेंट यानी पुनर्वलन के जनक है क्लार्क हल, और यूज़ करने वाले कौन है? स्किनर है क्या? कमेंट करके बताइए। चलिए 28, शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? मतलब अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है उसका पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञान संचारित करना, विद्यार्थी को अनुशासित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, प्रमोटिंग कंपटीशन, क्या कंपटीशन को बढ़ा देना, सृजनात्मक और नवीनता को प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षण के प्राथमिक उद्देश्य की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वो ज्ञान संचारित करना। अब देखिए ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक पहली स्टेज क्या है भाई, एक टीचर का पहला उद्देश्य होता है शिक्षण, और शिक्षण के अंदर पहला उद्देश्य जो होता है कि बच्चे के स्तर को बढ़ाना ज्ञान के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। 29 नंबर, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो निम्नतम स्तर से पहले आपको एक आपको दिखाते हैं चित्र, 1 2 3 4 5 6। ब्लूम के सिद्धांत में नीचे से ऊपर की तरफ अपन चलते हैं तो ज्ञान आता है, समझबूझ आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन। अगर पूछा जाए सबसे निम्न स्तर तो आप मारिएगा क्या? ज्ञान। और सबसे उच्च स्तर मारिएगा तो आप मारिएगा मूल्यांकन। तो अब प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, तो जब सबसे निम्न पूछा जाए तो क्या मारेंगे? ज्ञान मारेंगे, क्योंकि हम नीचे से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और मूल्यांकन जो होता है वो सबसे उच्च स्तर होता है। ठीक है ना, ये देख लिया, बहुत बढ़िया। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षा के लिए क्या प्रयास एवं भूल विधि है? ट्रायल एंड एरर, अनुकरण विधि है, इमिटेशन मेथड, व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड, खेल विधि है, प्लेवे मेथड। 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि खेल खेल में बच्चों को सिखाने की पद्धति हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, टेट हो, सीटेट हो, सब में पढ़ते हैं। 31, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करेगी? अगर मेरे जितने भी परीक्षार्थी यहां पर बैठने जा रहे हैं, परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट करें कि आप किस सुंदर जिले से हैं, क्योंकि हम उसी कमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि कमेंट पर ही हमारा कहीं ना कहीं ये लाइफ का प्रोसेस रुका होता है। हमें कौन पसंद करता है, देखकर बहुत चले जाते हैं, लेकिन कमेंट में लाखों में हजारों ही कमेंट आएंगे। बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपसे हमें चाहिए होता है, बस प्यार ही देते रहिए। 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करती है, तो यहां पर सहयोगपूर्ण प्रयोजन। शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने की तैयार की गई योजना कहलाती है, तो पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई जो योजना कहलाती है 32 नंबर का, वो जाएगा पाठ योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेसन प्लान के अंतर्गत ही तो पढ़ाएगा दोस्तों, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताओ? पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या? ये वही एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न है, जो शैक्षिक रूप से शिक्षण कला, कोई बाहर से नहीं, कोई टीचर आपके लिए क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा, शिक्षण कला में जो है वही पढ़ाएंगे सब, लेकिन जो ऐसे प्रश्न 50 प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने रख रहे हैं। पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? हम कह सकते हैं 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का
पूर्व अनुमान लगाने के लिए। यह थोड़ा सा विवाद में रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आयोग बी ही मानता है। 34, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? इसका आशय यानी जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक जो है शिक्षार्थी स्वयं न कर ले, तो उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है। समस्या को समाधान जल्दी देने के पुरस्कार से यानी जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना, उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। अब ये कौन सी बात हो गई? अब ये कह सकते हैं दोस्तों, बच्चा अगर स्वयं करेगा तो कहेंगे कि भैया अगर आप एफर्ट लगाओ, अगर आप रिपीट करो, उसे ये बताना कि वह कर सकती है, ये पुरस्कार देना, ये आधा समाधान देना, ये नहीं घर आना, ये क्या है? ये निगेटिव सेंस है। अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में कौन सी समस्या, ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति, जब साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे प्यारे, तो हमेशा याद रखना है 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जाएगा आपका समस्या के प्रति जागरूकता, यानी ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। अगला 36 नंबर, शिक्षक डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, क्या ना करे? तो दोस्तों यहां पर सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराए। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने में, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने या मुक्त खेल के लिए समय देना। आंसर प्यारे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा बताइए, तुरंत बताइएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंसर बी हो जाएगा कि विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा उपेक्षा क्या है ना दोस्तों, ये क्या है? ये नेगेटिव सेंस की, क्योंकि हमसे पूछा है के अलावा, ये नेगेटिव पूछ रहा था। 37, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर सकता? अंतर्दृष्टि, इंसाइट, मानसिक प्रारूपता, मेंटल पैटर्न, मोर्चाबंदी, निर्धारण, डिटर्मिनेशन। 37 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसाइट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि, आप सिद्धांत भी पढ़ते हो तो समस्या समाधान में इंसाइट तो बहुत ही जरूरी है। समस्या समाधान तभी होगी जब उसमें क्या होगा? समस्या का होना पाया जाए। इंसाइट थ्योरी आप कोहलर की पढ़ते हो तो क्या होता है कि समस्या समाधान के लिए सूझ अचानक आती है, एकाएक आती है। विकल्प ए जाएगा। 38, यदि कोई शिक्षार्थी चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रश्न पूछना यानी तर्क करना और निर्णय लेना, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीयकृत जो है कार्यपत्रक, प्रत्याय स्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि समस्या समाधान कौशल के लिए ऐसे क्रियाकलाप में लगा दीजिए जहां पर डिस्कशन हो दोस्तों। 39, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, बच्चों की पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके साथ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, मौके देना भैया, विविध मौके दे दीजिएगा समस्या समाधान करने के लिए। जब भी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स यानी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, थोड़े से अच्छे प्रश्न, कोई बात नहीं, गलत होंगे, होने दीजिएगा। एग्जाम में गलत करो या यहाँ गलत करो, बताओ, आपके ऊपर निर्भर है, दोनों में से एक चुनो, तो यहाँ गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। In addition to the following are the step of the problem solving process, के अतिरिक्त, कौन सा अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? हम कह सकते हैं 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा परिणामों की आशा करना, क्या समस्या की पहचान, ये तो बिल्कुल सही है। समस्या को छोटे, बिल्कुल बड़ी समस्या छोटे डिवाइड करो, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, ये तो हम हमेशा सीटेट में पढ़ते आए हैं। संभावित युक्तियों को खोजना कि किस तरीके से समस्या समाधान होगी, बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। परिणामों की आशा करना, भैया हम बच्चे की बात करते हैं ना, रटाना नहीं है, परिणाम नहीं देखना, ग्रेड नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही नहीं करना है, आंसर ए जाएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो 41 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा दोस्तों खोज को प्रोत्साहन देना। हमने कहा कि बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इनकरेज करेंगे ना कि डिस्करेज करेंगे बच्चे को, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। 42, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे गलत है? गलत विधि बताना है।
यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचार को सही विचारों में बदलना हो सकता है। विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। मुझे लगता है 42 नंबर का आंसर होना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर सी क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, सबसे गलत है प्रोत्साहन। अब देखो विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक विद्यार्थी में वांछित, अब दंड का प्रयोग हो सकता है, ये तो विकल्प हमारा सी जाएगा, क्योंकि दंड का प्रयोग यार हमने कहा कौन सी विधि सबसे गलत है, यही नहीं करना है। आंसर जाएगा सी के साथ। 43 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन इज करेक्ट? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है। ये कौन सा सही है हमसे पूछा गया। एक तो गलत है, तो एक स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाएंगे क्या, बताइए। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक ही बचता है, तो मुझे आगे जाना ही नहीं। 2 3 4 हो जाएंगे, क्योंकि समस्या समाधान करता है, ठीक है, वैज्ञानिक शोध करता है, ठीक है, सक्रिय अन्वेषक है। निष्क्रिय काट दिया मैंने। चलो 44 नंबर, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग एंड लर्निंग? हम बताएंगे, पीडीएफ आपको आंसर लगी लगाई कहां मिल जाएगी ये भी बता देंगे, चिंता मत करो। शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं? सरल से जटिल कर्म, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम, द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इज शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, क्या हो जाएगा? 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ जाएगा क्या, बताइए। 45 नंबर का नहीं, आंसर बी जाएगा। मानसिक प्रोसेस में देखिए मीनिंगफुल लर्निंग, और ये इंपॉर्टेंट अधिगम की बात करेंगे तो दोस्तों मेंटल प्रक्रिया से ही गुजरेगा। अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अधिगम का मुख्य घटक होता है फ्लेमिंग, एम, ऑब्स्टेकल जो बाधा है, मोटिवेशन। बिल्कुल दोस्तों ये कहीं ना कहीं मुख्य घटक है। अगर मोटिवेशन है ही नहीं दोस्तों आंतरिक रूप से, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों मोटिवेशन होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। हम कह सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया मोटिवेशन पर ही निर्भर होती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में सजीवता, तीव्रता। 47 नंबर की बात अगर करेंगे दोस्तों तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल जाएगा। मानसिक विकास डिपेंडेंस ऑफ अदर्स की बात नहीं करता, यह शैशवावस्था का गुण है। चलो अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? फिर से आ गया। अगर आप एसिमिलेशन की बात करोगे, एडजस्टमेंट की बात करोगे, कस्टमाइजेशन की बात करोगे, रेस्पॉन्स की बात करोगे, तो 48 नंबर का जो आंसर होगा वो एसिमिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में ना प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगी? संरचनात्मक प्रतिमान का मतलब होता है उसको स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करेंगे। तो 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विस्मृत हो जाएगा। अगला 50, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो हमने कहा जब ऑडियो विजुअल की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भैया मूर्त से अमूर्त की तरफ जाओगे ना, अमूर्त से मूर्त की तरफ, जो हमें दिखता है उसी की तरफ चले बढ़ेंगे ना, जो हमें नहीं दिखता है, तो इसलिए विकल्प जाएगा वी के साथ। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजी वर्ड टेलीग्राम नहीं, आपको गुरुजी वर्ड का ऐप ज्वाइन कर लेना है। आपको ऐप पर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद या हम डलवा देंगे, वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी एस्टेट के लिए। तो सारे बच्चे सर्च करेंगे गुरुजी वर्ड का, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो गुरुजी वर्ड का आपको क्या कर लेना है? ऐप डाउनलोड कर लेना है। गुरुजी वर्ड प्ले स्टोर पर जाएंगे, गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड करेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे, उसमें नंबर भरेंगे, कहाँ से हैं क्या नहीं। ये तो नॉर्मल होता है किसी के पास, मेरे पास भी नहीं आता डिटेल वो आपके लिए है, प्राइवेसी के लिए। तो गुरुजी वर्ड का क्या कर लेना है? टेलीग्राम वो ऐप डाउनलोड कर लेना, और साथ ही में टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। 4 मित्रों को ईमानदारी से जरूर शेयर करना है, और 4 मित्रों से ये कहना कि आपको अगर एक वीडियो में सब कुछ चाहिए, एक एक सब्जेक्ट को हम सब आपको दे रहे हैं। जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक यू।